many of you must be wondering that where we are standing right here. So we are standing at our है ना कंट्री साइड एरिया जहाँ पर नदी है. आपके भी गांव में, हर एक गांव में एक अच्छा नदी होता ही है ना, और हर एक नदी का कुछ खासियत होता है. सो वी आर स्टैंडिंग हेयर बिकॉज हम लोग सोचे कि आज कुछ टाइम निकाल कर ऐसा जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वी कैन कनेक्ट है ना ourselves with the nature, with the poetry, with the goddess है ना, माँ सरस्वती. तो यहाँ पर माँ सरस्वती का टेम्पल भी है और उसके मतलब कि ऐसे बहुत सारे पुराने उससे हिस्ट्री जो जुड़े हुए हैं ना, वो जानने लायक है. तो सर आई वॉन्ट यू टू टेल देम, हम टेल द ऑडियंस. बिल्कुल. ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये मुहाने नदी है और उधर इसके बाजू में वो निरंजना नदी है. दोनों आगे मिलकर वो फल्गु नदी का निर्माण करते हैं. ठीक है. ये बहुत ही खूबसूरत छटा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया दृश्य है. और चूंकि अभी बारिश का मौसम के कारण प्रवाहित जल प्रवाह भी बहुत निरंतर यहाँ पर जारी है और बड़ा ही खुशनुमा मौसम बना रहा है. मंदिर है और मंदिर के बारे में बताते हैं. जो भंगिमाएँ, जो किंवदंतियाँ हैं यहाँ पर, वो है कि ये मंदिर माँ सरस्वती का जो है ये वाद्यवादनी के नाम से प्रसिद्ध है और हजारों साल पुराने ये मंदिर है, जिसे लोग अभी तक मेरे हिसाब से अवहेलना करते आए हैं. इनकी जो निष्ठावान जो परफॉर्मेंस है इस देवी का, कहावत यह है कि जो बालक यहाँ पर आएगा, अपने गार्जियन है अपने बालक को अगर यहाँ पर आते हैं और माँ सरस्वती का जो पूजा होता है, सरस्वती पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं, उस दिन ये मान्यता है. मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर लाया है और उसके जीव पर उस दिन अगर रक्त चंदन से ऐंग लिखा जाए, ऐंग जो है सरस्वती का बीज मंत्र है, ऐंग लिखा जाए तो उस बालक की सद्बुद्धि जो है तीव्र गति से आगे बढ़ता है और आगे चल के बहुत बड़ा एक अच्छा इंसान, एक सफल व्यक्ति का निर्माण करता है वो अपने आप में. यही इसकी मान्यताएं हैं. So I want to tell you something that as you can see the scene behind me, आप लोग देख रहे होगे है ना, the gentle flow of the river है ना, the water. आप उसको remember the poem The Brook by Apollo Tennyson 1886 publication, and as we can remember the line from Edmund Spencer's poem sir, Epithalamian Prothenosm, जिसमें पढ़ रहे थे है ना, sweet Thames run softly till my end my song है ना. So the line composed by Edmund Spencer and was used by the writer T.S. Eliot in his modern poem called The Wasteland, right? So there are many things to deal with in literature, especially when we are sharing some of our moment है ना in the lap of nature, right? So today as है ना, हम लोगों ने अभी पता चल ही गया होगा that we are going to start a new poem by John Donne, the writer from metaphysical poetry. The poem is Apparition, right? तो किस तरीके से है ना एक आदमी अपने आप को मृत समझने लगता है if he is getting neglected by his lover, है ना. अगर एक लड़का किसी से प्यार करता है और वो लड़की अगर उसको नेग्लेक्ट कर रही है तो वो तो मृत घोषित हो गया ना, वो तो उसके समान मृत समान हो गया. और जो लवर नेग्लेक्ट कर रही है ना, सी इज अ मर्डरेस. वही तो मर्डरेस है ना सर, वही तो मर्डरेस है. सो ये पोएम है क्या, ये पोएम किस हद तक सोचता है, as you can see John Donne. So I think that John Donne has written this particular poem in the style of Gothic tradition. Remember Horace Walpole है ना, the writer from the transition period, he introduced Gothic tradition in English literature है ना. तो Strawberry Hills, remember the जो था. So today we are going to discuss the poem called The Apparition, one of the best poem I can say and flawlessly that one of the greatest poem written by John Donne. So sir बिल्कुल. अब देखो इसमें क्या है. पुनः आज हम लोग जॉन डन को यहाँ पर डील करने के लिए आए हैं, क्योंकि माहौल भी बहुत अच्छा है, एंजॉय भी करना है, देखना है. और काइंडली एकाकीपन महसूस न करें. ये बातें बताने के लिए होती हैं, सहने के लिए नहीं होती है, एक्सपीरियंस के लिए नहीं होती हैं. भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो जैसा कवि ने यहाँ पर कहा है. तो देखिए लाइन हम लोग चलते हैं. द अपैरिशन. द अपैरिशन का मतलब होता है द घोस्ट, प्रेत. हुआ क्या भाई, काहे बोल रहा है ऐसा? तो कहता है कि भेन बाय दाइस कौन ओ मर्डरस आई एम डेड. अपनी प्रेमिका को हत्यारिन कह के संबोधित कवि कह रहा है. कहता है ओ बड़ी हत्यारिन, आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ. एंड डेट दाउ थिंकस दाई फ्री. अब तुम क्या समझती हो, मेरे मरने के बाद तुम फ्री हो गई, मेरे प्यार से तुमको मुक्ति मिल गया. जो तिरस्कार तुम मुझे कर रही थी, तुमको लग रहा है कि अब फ्री हो गया. ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्यों? फ्रॉम ऑल सॉलिटिशन फ्रॉम मी
यानी तुम जो समझ रही हो कि मुझसे मुक्ति मिल गया तुमको, ऐसी बात नहीं है। देन शैल माय घोस्ट कम टू दाई बेड, तुमको पता है मैं भूत बन के तुम्हारे पास आऊंगा, प्रेत बन के मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं छोड़ने वाला नहीं? क्योंकि जितना बेपनाह मैं मोहब्बत करता था रादर, आज उससे ज्यादा तुम्हारे प्रति मेरे मन में नफरत आ गई है। क्योंकि तुम दिखावा कुछ करती थी और बहाना क्या करती थी कि मैं कुंवारी हूं इसलिए तुम्हारे साथ हम बिस्तर नहीं हो सकती। ये तुम्हारा बहाना था। काहे? आगे देखिए। एंड दाई फेंडेड वेस्टल इन वर्स आर्म सेल दी। अब मैंने जब देखा, मैं प्रेत बन के जब मैं तुम्हें क्या देखता हूं कि वो जो प्रेमिका, वो हत्यारिन जो प्रेमिका थी, दूसरे के बाहों में वो लिप्त है। झूठी मकारिन फेंड वेस्टल इन वर्स आर्म सेल सी। यानी मैंने जब उस व्यक्ति को देखा तो मुझे पता चला कि जिस तरह से मुझे बेकार समझते, मुझसे भी बेकार, जैसा कि उसके नजर में मैं था, उससे भी बेकार और क्रूर आदमी उसके बाहों में वह समाहित है। देन दाई सिकेट टेपर विल बिगिन टू विंक एंड ही हुज दाउ आर्ट। और उसी समय में मेरा जब आगमन हुआ तो मोमबत्तियां वहां पर जल रही थी। मोमबत्ती का लौ जो है थरथराने लगा। ये क्या कहता है इसमें? क्या गौतिक बोल रहे हो ना? वहां पर ये दिखाया गया है, प्रेत का जब आगमन होता है तो सारा माहौल बहुत डरावना हो जाता है और मोमबत्ती को भी पता चल जाता है कुछ फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पर आ गया, तो मोमबत्ती भी डर से थरथराने लगती है। ऐसा देख के प्रेमी जो है वो प्रेमिका जो है क्या कर रही है? देन दाई सिगरेट टेपर विल बिगिन टू विंक एंड ही हुज दाउ आर देन द टाइज बिफोर। और तुम क्या कर रही हो? अपने बाहों उस व्यक्ति के बाहों में और कस के चिपक जाती हो। डरी हो तुम, लेकिन दिखावा कर रही हो कि उसको बता रहे हो डरो मत, ठीक है? इससे जाके तुम चिपक जाती हो। विंक टू विंक एंड ही हुज दाउ आर देन बीइंग टायर्ड बिफोर विल। वो आदमी क्या सोच रहा है? जब तुम उसे चिपकी तो पहले ही तुम्हारे साथ वह 2-3 दफा सहवास रत हो चुका है। अब उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो उसको क्या लगता है कि तुम उसे डर से नहीं चिपकी हो, है ना? बल्कि उसको लगता है फिर से तुम पुनः जागृत हो गई हो सहवास कराने के लिए। ऐसा कह के वो व्यक्ति डर जाता है और डर के करवट को बदल लेता है। क्यों बदलता है? सोने का बहाना करने लगता है, क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि दोबारा वह सहवास कर सके, ठीक है? ऐसा कवि ने कहा। बिलीव दाउ इज टायर्ड और पिंच टू बेक हिम। उसको जगाने का तुम कोशिश करी हो, लेकिन वो बहाना करके ऐसे करवट बदल ली कि ना बाप, हमारे शरीर में अब जान नहीं है। डाउ कॉलेज फॉर मोर। और उसको लग रहा है कि फिर तुम उसको दोबारा करने के लिए कह रही हो। एंड इन फॉल्स स्लीव बिल फ्रॉम दाई श्रिंक एंड देन पुअर एस्टेंड रिचेट नेग्लेक्टेड दाउ बाटेड इन कोल्ड क्विट सिल्वर स्वेट बिल डाई। फिर क्या कहता है? डाउ कॉलेज फॉर मोर। उसको लग रहा है कि दोबारा हमको बुला रही। एंड इन फॉल स्लीप, वह सोने का बहाना करता है। विल फ्रॉम दाई श्रिंक, है ना? एंड देन पुअर एस्पेन रिचेट। तुम्हारी स्थिति अब वो ऐसा चूंकि करवट बदल के सो जाता है, तो तुम अब क्या है? तुम्हारी स्थिति अब अकेले हो गया। तुम अब अकेली हो गई हो। तुम अब जो है तुम अकेले थरथराने पर मजबूर हो गए। अब तुमको डर सताने लगा कि कोई तो यहाँ पर है। रिचेट नेग्लेक्टेड दाउ बटेड इन द कोल्ड क्विट सिल्वर स्वेट वाज। तुम्हारा शरीर बिल्कुल पसीने से नहा गया है डर के मारे। एवरेयर घोष देन आई। मैं प्रेत बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। व्हाट आई विल से। मैं क्या कहूँगा? मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल दैट नाउ। मैं तुमको पहले बता के नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले बता के आऊंगा तब तुम इतना बहानेबाज हो, इतना झूठी और मकारिन हो कि तुम अपने शरीर को, अपने मन को तैयार कर लोगे कि हमको क्या जवाब देना है। लेकिन अचानक मैं तुम्हारे पास आया, इसीलिए आया कि तुमको वक्त ही हम नहीं देंगे, तुमको डराएंगे, इतना डराएंगे कि तुम भी मृत्यु को प्राप्त करने लायक सिचुएशन में आ जाओ। आई विल नॉट टेल दाई नाउ लेस्ट दैट प्रिजर्व। ऐसा करने से क्या होता कि तुम संभल जाती। एंड सिंस माई लव इज स्पेंट। चूंकि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो प्यार है अब समाप्त हो चुका है, खत्म। तो अब हमको तुमको टॉर्चर करने से कोई ये नहीं है, कोई मेरे पास बहाना नहीं। आई रादर दाउ शुड स्पेंड फुली रिपेंट। और तुम्हें इस बात पर मजबूर करूंगा कि तुम पश्चाताप में जल के, है ना, मुझे जो टॉर्चर किया, आज जो मेरे मृत्यु प्राय शरीर जो बन गया है, आज मेरी अस्थिति जो है तुम्हारे कारण। और तुम भी इस बात को समझो और तुम अभी अकेले पड़ी हो और झेलने के लिए तुम तैयार रहो, है ना। आई हैड रादर दाउ शुड स्पेंड फुली रिपेंट देन अभी थ्रेटनिंग रेस्ट स्टिल इनोसेंट। क्या कहता है लास्ट में? देखिए, तिरस्कार के लिए पश्चाताप करे। वह यह नहीं चाहता कि उसकी थोथी धमकियां जो है, थोथी धमकियों के कारण वह पश्चाताप से बच जाए। आज तुम्हारे पास आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था, बिना बताए कि तुम बहाना न बना सको, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसे था, नहीं ऐसा नहीं, इसके कारण था। तुमको मौका नहीं मिलेगा और तुम भी मृत्यु को प्राप्त करने के लायक समय तुम्हारा व्यतीत हो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ। यह स्थिति है। लीजिए सर। तो
देखो यहाँ पर आने का मकसद ही था कि कुछ अलग तरीके से पोइट्री को है ना आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं जितने दिन मैं सर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो ऐसे से राइटर्स को पकड़ता हूँ, जनरली द पीपल है ना डू नॉट वांट टू कंसीडर दैट राइटर दैट ही इज अ गुड वन. सो जॉन डन once he at his time, so once he was neglected by the number of writers, but when the metaphysical poet, another time in modern era, when T.S. Eliot came there, so introduced the metaphysical poetry once in 1921, right, the publication. तो फिर उसके साथ जॉन डन निखर कर बाहर निकलता है कि जॉन डन था क्या, है ना. इससे पहले जॉन डन को कोई वैल्यूज नहीं मिलता था, मेटाफिजिकल को कोई वैल्यूज नहीं मिलता था. इवन मेटाफिजिकल पोएट्रीज वर कंसीडर्ड, है ना, इन द फेज ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री. सो एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री बोथ वेयर, है ना, बोथ वर कंसीडर्ड इक्वल, है ना, दोनों एक साथ होते. बट मेटाफिजिकल पोएट्री ये जब बाहर निकल कर आया था पता लगा कि सच में अलग है, कुछ तो अलग है ना. द डिबेट बिटवीन द राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड टी.एस. इलियट, है ना, द वेरी फेमस डिबेट उन लोग दोनों के बीच में मेटाफिजिकल पोएट्री में जिस तरीके से टी.एस. इलियट रिप्लाई देता है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो कि डिस्कस करना है, और धीरे धीरे हम लोग जहाँ तक है हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर कर आप लोग को सारा चीज़ है ना बताने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम और द अनदर एग्जाम रिलेटेड टू लिटरेचर. लिटरेचर एक देखो, नेवर कंसिडर लिटरेचर एज इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज इमोशन, इट इज़ फीलिंग एंड समथिंग मोर देन दैट, राइट सर. उसको सब्जेक्ट की तरह नहीं कंसिडर करना. इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट, so definitely you are not going to test that Pyramus being test that literature जैसे ही आता है तो लगता है कि लिटरेचर है क्या. इवन आई एम जैसे आज मैं बोलता हूँ कि चलो, है ना, आज सपोज आई हैव क्वालिफाइड नेट, है ना सर, तो आई डू नॉट थिंक दैट आई हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर. व्हाट इज लिटरेचर? आई डू नॉट थिंक दैट. मेरे पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि, है ना, विद द हेल्प ऑफ दोज रेफरेंसेस आई कुड प्रूव एंड इवन आई कैन प्रूव दैट लिटरेचर इज दिस, लिटरेचर इज दैट. There is nothing like that. Even I am totally confused in this, है ना, generation, in this ये जो climate environment में जो मैं खड़ा होकर जब भी सोचता हूँ तो what is literature? The moment I hear the word literature ना, everything which is within my mind, है ना, all of a sudden it got, है ना, vanished. So जितने भी आइडियाज हैं कुछ पता ही नहीं चलता. लिटरेचर वो चीज़ है, और इसी चीज़ को पकड़ने के लिए बहुत दिन तक हम लोग, है ना सर, पढ़ते रहते एक दिन मर जाते हैं. And John Donne has also involved with the same kind of tradition, right? So these were the things we wanted to discuss with you guys. And any other things, sir? नहीं, बस क्या है यार, माहौल अच्छा है. नदी से प्रार्थना करो, तुम्हारे तमाम संभावनाएं उसको और अपने धारा के साथ ले जाके और भी ज़्यादा समुद्र में जाके मिलाए, और आप लोग भी, आपका अच्छा हो, भगवान करे. नदी का जो विश्लेषण हमने अभी किया है, मेरे नज़र में नदी का वही विश्लेषण होना चाहिए. सब कुछ ले जाने के लिए तत्पर है ये, है ना. अगर नफरत भी है आपके प्रति, किसी के मन में नफरत है, तो नदी को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो नफरत मेरे प्रति तुम्हारे दिल में आए, या जिन लोगों को मेरे प्रति नफरत जो आया था, हे नदी तुम उसको बहा के आगे ले जाओ, उसको शांति जो मेरे प्रति नफरत का भाव रखते हैं. यह मेरी प्रार्थना है, और मैं ऐसे ही जगह पर आना पसंद करता हूँ. Have a great day. Okay.